ये जो सेक्रेटरी ब्लिंकन देखें, बहुत ही तल्ख हालात हैं इस वक्त दुनिया, बिल्कुल ऐसे दुनिया एक दहाने पे खड़ी है, एक बहुत बड़ी जंगों के, ऐसा लगता है बिल्कुल दहाने पे खड़ी हुई है। सेक्रेटरी ब्लिंकन चाइना पहुँचे हैं और ये मेरे ख्याल से उनकी सफारती तारीख का या जो भी खारजा अमूर पे ये सबसे मुश्किल दौरा है गालिबा। 3 रोज़ का दौरा है। रात को उन्होंने बास्केटबॉल मैच में शिरकत की, एक देखा वहाँ पे, एक सॉफ्ट सा उन्होंने मैसेज दिया। फिर वो न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी है वहाँ पे शंघाई में, उसके स्टूडेंट से वो मिले, जो अमेरिकन बिजनेसमैन हैं उनके साथ उन्होंने मुलाकात की। और आज और कल जो है, अच्छा शंघाई के जो कम्युनिस्ट पार्टी के बॉस हैं वो बहुत बड़ी पावर है, उनके पास ओहदा जो है बड़ा पावरफुल होता है, उनसे भी मुलाकात हुई। तो आज फिर उनकी मुलाकात वांगी से होगी और आज भी होंगी और कल भी होंगी। प्रीमियर शी जिनपिंग से उनकी मुलाकात मेरे ख्याल से नहीं, अभी तक वाज़ेह नहीं है। और ये मुलाकात जो है ये तल्ख मुलाकात है, ये तल्ख मुलाकात है। उसकी वजह ये है, कल भी बात की थी कि ये सारे वो इश्यूज डिस्कस करने हैं। ये सेक्रेटरी ब्लिंकन ने उनसे कहना है कि जी आप का जो मामलात हैं, एक तो ये कि उनके वहाँ लैंड होने से पहले ये चारों बिल पास हो गए, ठीक है ना। ताइवान, टिकटॉक जो है उसको 1 साल के अंदर अंदर उसकी अमेरिकन के पास जाना चाहिए, और फिर यूक्रेन को मदद और इसराइल की मदद, इन चारों मौजूआत को उठाना है उन्होंने। और इसके ऊपर चाइना ने भी सख्त मौक़िफ़ देना है। चाइना ने एक बहुत तवील उनकी जो, अगर ये फर्स्ट स्लाइड हम दिखाएं, उन्होंने सेक्रेटरी ब्लिंकन के आने से पहले बहुत तवील एक एलामिया जारी हुआ है उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री का, और उसमें यूक्रेन के ऊपर, उसमें ये जो स्टेट काउंसिल इंफॉर्मेशन सेंटर का मैं पढ़ रहा था, एलामिया तवील एलामिया है। तो चाइना ने, अगर हम इसको दिखा सकें, उसमें यूक्रेन के ऊपर सेक्रेटरी ब्लिंकन के दौरे से पहले उन्होंने उसमें बताया, इसमें जो है वो मतलब है कि 24 से वो 26 तक दौरा करेंगे। तवील तवील एक है ये जो पूरा उनका एलामिया। और इसमें जो है यूक्रेन का भी जिक्र है, इसमें ये कि ट्रेड वॉर का भी जिक्र है, इसमें ये है कि ताल्लुकात कैसे थे, कई 7, 8, 10 इसमें पॉइंट्स हैं बहुत सारे। और फिर उसमें ये है कि ये मतलब बताया हुआ है कि सेक्रेटरी ब्लिंकन ने, सॉरी, प्रीमियर शी जिनपिंग की मुलाकात हुई थी सैन फ्रांसिस्को के करीब प्रेसिडेंट बाइडेन से, उसमें तय हुआ था, ये हुआ था, वो पूरा लिखा हुआ। और उसमें ख़ास तौर पे यूक्रेन की बात भी है, और फिर ये फ़लस्तीन की बात है। ये बात है मशरिक़ वस्ता, ये डिस्कस होने जा रही है। चाइना ने पोजीशन ले ली इसमें कि उन्होंने कहा कि हमें बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है भाई कि आप जो है उस रेजोल्यूशन की बात नहीं कर रहे, और चाइना ये मसला उठाएगा और सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादों को वीटो करते हैं, और आज़ाद फ़लस्तीन की हमायत में चाइना खड़ा हुआ है और हम फ़लस्तीनी लोगों के साथ हैं, ठीक है, कंप्लीट सीज फायर के लिए। और ये तो बहुत सारे मामलात में ये भी आ रहा है, और चाइना स्टांस लेने जा रहा है और सख्त बात करेगा, चाइना भी करेगा, और वहाँ से सेक्रेटरी ब्लिंकन ने भी ये मैसेज देना है उनको। अच्छा, ये जो, और उसमें ट्रेड का भी मामला उसमें, ठीक है ना, ताइवान का सेमीकंडक्टर, एडवांस सेमीकंडक्टर्स और चिप्स, और ये पाबंदियां लग रही हैं बहुत सारे, यानी जो मतलब सेंसिटिविटीज इतनी ज़्यादा हैं कि अमेरिका ये चाहता है कि बहुत ज़्यादा जो अमेरिका में जो चाइना की मसनूआत हैं जो कि बड़ी सस्ती हैं, उन पे इतना ज़्यादा टैरिफ आ जाए कि वो अमेरिका में पहुंच ही ना सके, टैरिफ बढ़ा दिया जाए, और उसके नतीजे में जो अमेरिका में वो चाइना की मसनूआत जो हैं वो पहुंच ही ना सकें तो फैक्ट्रीज़ में फिर वो अवेलेबल नहीं होंगी, तो चाइना के ऊपर उससे असर पड़ेगा। अच्छा, अब इसमें जो है ये तो अब देखते हैं कि ये इसका क्या नतीजा सामने आता है, लेकिन इसका बराह रास्त असर पड़ने जा रहा है 2-3 मामला। तो सबसे ज़्यादा खौफनाक मामला जो है, और जो मज़ीद खुरेजी की तरफ, वो है गज़ा। और गज़ा में जो है वो सूरत हाल ये है कि वहाँ से जो मतलब जो नकल ब्रिगेड थी उसको तो बुला लिया है वापस नेतन्याहू हुकूमत ने, और वहाँ पे दूसरी दो ब्रिगेड्स वहाँ पे उन्होंने भेजने का ऐलान कर दिया, यफ्ता और करमेली। और ये जो 2 ब्रिगेड्स हैं ये बड़ी ब्रिगेड्स हैं, और ये तमाम गज़ा और ख़ास तौर पे रफ़ा में भरपूर फ़ौजी ऑपरेशन करने के लिए तैयार हैं। और इन्होंने कहा है कि हम इंतज़ार कर रहे हैं नेतन्याहू के इशारे का, और उसके बाद हम गज़ा में और रफ़ा के इलाके में हम मुकम्मल, जिसमें 6-7 इनकी जो बात है, इनकी 6 हफ्ते, 8 हफ्ते, 10 हफ्ते, 1 साल, ये वो सब लग सकता है।
अच्छा, एक बात मैं बताना बात भूल गया कि जैसे ही ये जब ये इनका ये पहुंचे हैं वहाँ पे सेक्रेटरी ब्लिंकन, तो साथ ही CNN ने वहाँ पे जो है वो सैटेलाइट इमेजेस जारी कर दी हैं। और सैटेलाइट इमेजेस जो हैं वो ये बता रही हैं कि जी ये जो एक जहाज़ जो रशिया का जो इस पर सैंक्शंस थी, वो जहाज़ जो है वो नॉर्थ कोरिया और रशिया के दरमियान वेपन्स लेके जा किया है। कोई आप समझें 1 साल के अंदर कोई 11 दफ़ा वो जो जहाज़ है वो रशिया, जो बहरी जहाज़ है वो रशिया और नॉर्थ कोरिया के दरमियान वो एक जगह से दूसरी जगह, और वो इस वक्त चाइना के बंदरगाह पे खड़ा है। अच्छा, नॉर्थ कोरिया और रशिया बहुत दूर नहीं है, नॉर्थ कोरिया और रशिया बिल्कुल पास पास हैं, ठीक है ना, बिल्कुल साथ साथ हैं। मतलब नॉर्थ कोरिया और रशिया जो है वो रशिया का जो मशरिक है वो नॉर्थ कोरिया है, ठीक है ना। हम तो इस तरफ से देखते हैं ना, यूरोप की तरफ, उधर से देखें तो रशिया जो है वो साथ है नॉर्थ कोरिया के। हम तो इस तरफ से देखते हैं ना, यूरोप यूक्रेन की तरफ से देखते हैं ना, हम उसको दूसरी तरफ से देखें तो रशिया नॉर्थ कोरिया के साथ है। और ट्रेन में बैठ के गए थे ना, वो जब दौरे हुए थे इधर के, नॉर्थ कोरिया रशिया इधर उधर, तो ट्रेन में तो ये साथ है, ठीक है ना, कि सरहदें भी मिलती हैं और ये साथ साथ हैं। अब जो इसमें इंटरेस्टिंग बात है वो इसमें ये है कि जो तो मतलब ऐसा नहीं है कि वो जहाज़ उधर से उधर गया है तो कोई दुनिया के समंदर पार करके गया, वो 5 मिनट में 10 मिनट या आधा घंटे उधर से उधर, मतलब साथ साथ ही है ना, बंदरगाह बिल्कुल। तो इश्यूज में ये सारा। अच्छा, वो जो सेक्रेटरी ब्लिंकन आए हैं चाइना, तो ये भी ध्यान में रखें कि वो वहाँ से आए हैं, यानी बहलुकाहे से आए हैं क्रॉस करके। उनका जो जहाज़ है वो रशिया का, और इधर से ताइवान है और इधर से रशिया है, और फिर वो चाइना उतरे हैं जाके, एक तरफ रशिया है इधर ताइवान है, दरमियान में से उनका जहाज़, वो भी उधर से ही आए हैं। वो अलास्का की जमी हुई जो झीलें हैं ना, उनके ऊपर से जहाज़ परवास करते हैं, उधर से आया है जहाज़ उनका, नहीं यहाँ से नहीं आता। अगर कभी अमेरिकन ने चाइना जाना हो तो वो पूरी दुनिया क्रॉस करके यूँ तो वहाँ से आ जाते हैं। अच्छा, एनीवे, तो वो जो है वो तो अब इसमें इशू क्या है? इशू ये है कि क्या ये जंग बहुत बड़ी होने जा रही है या कोई आखिरी मौका है अभी तक बातचीत का? अच्छा, इसमें जो है ये बारबरा लीफ हैं। बारबरा लीफ जो हैं ये असिस्टेंट सेक्रेटरी फॉर स्टेट हैं नियर ईस्ट, ठीक है, नियर ईस्टर्न अफेयर्स की असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं। और ये जो हैं ये इराक़ में भी इन्होंने सर्व किया है, और इन्होंने सर्व किया है एज एन एम्बेसडर UAE 2015 से 2018 तक। ये मतलब है कि ये मिडल ईस्ट को भी जानती हैं और वैसे एक कैरियर डिप्लोमेट है। अच्छा, उनकी तरफ से अब ये स्टेटमेंट जो है ये आज आया है, और उनका ये कहना है कि, और ये बड़े इंटरेस्टिंग मौके पे है, और वो जो है वो ये कह रही हैं कि अमन बिल्कुल मुमकिन है, और जो है वो मुआहदा हो सकता है, और मुआहदा टेबल पे तैयार पड़ा है जंगबंदी का। अच्छा, पहले इनका स्टेटमेंट आया तो बड़ा अजीब सा लगा, लेकिन ये है कि जो मिडिल ईस्ट की क्वाइट डिप्लोमेसी यानी पब्लिक, उनको इल्म है कि ये बातचीत ख़त्म नहीं हुई। जो मैंने पहले भी कहा था, ये बातचीत कहीं साइड में आगे पीछे। और फिर उनके एमॉस होस्टन है, ये वही हैं जो मुशीर हैं, जो बाइडन के, जो मैंने कहा था कि जो एनर्जी के ऊपर जो कि काफ़ी जिनका एक रोल रहा है, और तो वो भी लेबनान में, और ऑल्दो के वहाँ पे बहुत शदीद लड़ाई हो रही है, लेकिन ये भी वहाँ पे मौजूद हैं, बाकी मुल्कों के डिप्लोमेट्स भी मौजूद हैं। और इसी दौरान जो है वो हमास के जो हमास की तरफ से जो शख्सियत खलील हनिया वो जो शरीक होते रहे हालिया दिनों में मुज़ाकरात में, वो इस्तांबुल में है। और इस्तांबुल में उन्होंने एक वहाँ पे एक इंटरव्यू आज दिया, और उसमें एसोसिएटेड प्रेस को उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, बहुत इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू है, और उसकी टाइमिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। और उनका ये कहना है कि हम हथियार रखने को तैयार हैं अगर 2 रियासती, ये मैं 8th स्लाइड एसोसिएटेड प्रेस को कोट कर रहा हूँ, उन्होंने कहा कि हम हथियार रखेंगे, गैर मुसल्लह होने को तैयार हैं अगर आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत कायम हो जाए। अच्छा, अब ये बड़ी सिग्निफिकेंट बात है। वैसे तो प्राइवेटली ये है कि जो हमास है वो हमेशा से 2 रियासती हल के ऊपर
हमेशा से दो रियासती हल के ऊपर ही बात होती रही है। हमास ने जब जन्म लिया था तो उनका कहना यह था कि ये हमें धोखा दिया जाएगा, दो रियासती हल नहीं बनेगा, इसलिए हमास बनी थी। हमास के बनने की वजह यही थी कि वो जो मकबूजा इलाके थे वहाँ पे यहूदियों ने आके अपनी आबादकारी शुरू कर दी थी, इसराइलियों ने, तो उसके नतीजे में हमास बनी थी। हमास ऐसे ही नहीं, बगैर वजह की नहीं, पहली इंतफादा के बाद जो गैप आया है और फिर उसके बाद तो ये बनने की वजह थी। अब वो ये कहते हैं, अच्छा फिर दरमियान में ये हुआ कि जाहिर है कि जब बात होती है तो उन्होंने फिर वो रिवर टू सी का नारा लगा। रिवर टू सी के जॉर्डन के साथ दरिया, ये है फ़लस्तीन, यानी दरिया उर्दन के साथ जो है वो मेडिटेरियन सी, यानी ये फ़लस्तीनी इलाका पे। अब वो कह रहे हैं कि वो, यानी उन्होंने जो बात की है, उन्होंने कहा है कि यानी दो रियासती हल, फ़लस्तीनी रियासत अगर कायम हो जाती है, फ़लस्तीनी रियासत कायम हो जाती है अगर, ठीक है, तो हमास गैर मुसल्लह होने को तैयार है। और ये प्री 1967 बॉर्डर। अच्छा, ये वो पोजीशन है, पब्लिक पोजीशन, जो हमेशा से सारी दुनिया की रही है, सऊदी अरेबिया की रही है, यही पोजीशन जो है ये पाकिस्तान की रही है, ये पोजीशन बरतानिया की रही है, ये पोजीशन जो है वो यूएई की रही है, पूरी दुनिया की यही पोजीशन, रशिया, चाइना, सब की है कि भाई दो रियासत। उनकी तरफ से ये बात हुई है। साथ ही जो है वो 18 मुल्कों ने एक मुश्तरका एलामिया जारी किया, कुछ देर पहले ख़त लिखा है बल्कि, कि फौरी तौर पे जंगबंदी की जाए और जंगबंदी के साथ साथ जो है, अच्छा ये जो ख़त लिखा है, जंगबंदी कर दीजिए, जंगबंदी की जाए और यरगमालियों को रिहा किया जाए। और ये जो मुल्क हैं जिन्होंने ख़त लिखा है अभी फौरी तौर पे, उसमें अमेरिका है, बरतानिया है, ब्राज़ील है, अर्जेंटीना है, फ्रांस है, जर्मनी है, स्पेन है, थाईलैंड है, सर्बिया है, रोमानिया है, यानी उसमें वो 18 मुल्क हैं जो कि बहुत हद तक आप समझें में कई मुल्क ऐसे हैं जो कि फ़लस्तीनियों के बहुत करीबी हैं, उनको आज़ाद रियासत तस्लीम करने को भी तैयार है, स्पेन वगैरह। तो ये एक प्रेशर बिल्ड हो रहा है कि भाई दोनों तरफ से लचक का मुजाहरा हो, ये आखिरी मौका है। और इसीलिए वो भी कि हम तैयार हैं, हमारी फ़ौजें तैयार हैं। इधर इजिप्ट ने अलर्ट कर दिया है और उन्होंने कहा है कि ये अगर इसराइल की फ़ौज ने इधर कदम रखा, इधर रफ़ा के कदम रखा, तो वो माहिदा टूटेगा 73 वाला। बिल्कुल क्लैरिटी के साथ उन्होंने आज ये बात कर दी है कि अगर ये बिल्कुल इसको आप सिफर पे रखें, इस माहिदे को, जो भी एग्रीमेंट था, और फिर यहाँ से इजिप्ट की फ़ौज, और फिर उसके बाद मौजूदा हालात में मिस्र की फ़ौज, बहुत मिस्र उन मुल्कों में से जिनकी प्रॉपर एक उनकी फ़ौज है बड़ी। उन्होंने कहा फिर आप भूल जाएं इस बात को कि अमन माहिदा वगैरह की तरफ, या फिर कोई अमन माहिदा नहीं होगा, रफ़ा की तरफ, इस बॉर्डर की तरफ कदम रखा। ये इसराइल को भी पता है कि भाई उधर से हिजबुल्लाह, इधर से ये सारा जो है, इधर से ये हमास तैयार बैठी है। अब ये जो बात है उसमें यह है कि हतमी इंतज़ार हो रहा है कि याहिया सिंवर क्या कहते हैं, क्या वो इस पे तैयार होते हैं, नहीं होते, उनको बनाने की कोशिश हो रही है। ये बैकडोर डिप्लोमेसी इस वक्त अरूज पे है, यानी एक तरफ तो वही है ना, फाइट, और उधर टॉक वाली बात भी चल रही है। और टॉक वाली बात जो है वो जोर पकड़ गई है इस वक्त, ख़ास तौर पे क्योंकि अगर ये ख़त्म हो गया तो दोनों, अच्छा उधर उन्होंने जो ये हमास के जो रहनुमा हैं, इन्होंने कहा है कि अगर ये बात ध्यान में रखें, हम गैर मुसल्लह होने को तैयार हैं, हमारी मुसल्लह होने की वजह यही थी कि आपने धोखा दिया था। फिर उन्होंने कहा कि अगर जंग की बात आ गई तो अगले 5 साल तक हम सिर्फ हमास लड़ने को की पोजीशन में है, बाकियों को भूल जाएं आप, सिर्फ हमास इस पोजीशन में है कि हमास अकेली लड़ सकती है। तो ये एक दोनों तरफ से बहुत ज़्यादा मामलात इस वक्त तलखी पे जाने के साथ ही फिर अमेरिका का बयान, हमास का बयान, ये जो बयान आया है इसको काफ़ी मुल्कों की, इसमें चाइना भी वही बात कर रहा है, 2 स्टेट सोल्यूशन, रशिया भी वही बात कर रहा है, सऊदी अरेबिया भी वही बात कर रहा है, अब हमास ने भी वही बात की है, इजिप्ट भी वही बात कर रहा है। लेकिन इसमें यह है कि 2 रियासती हल और जंगबंदी फौरी, और उसके साथ ही इमदाद। देखिए ना, $1 बिलियन अमेरिका ने अलग से इमदाद के लिए भी दिए हैं। गजा की ये जो कल हुआ है उसमें $1 बिलियन उन्होंने गजा की एड के लिए भी रखे हैं। तो इशू ये सारा कि वो एड क्या इसराइल के थ्रू जाएगी? भाई वो एड जो है अक़वाम मुत्तहिदा के थ्रू जाएगी, अरब ममालिक के थ्रू जाएगी, वो उनके साथ जो उनकी इंसानी हकूक़ की तंजीमें उनके थ्रू जाएगी, वो अब इसराइलियों को तो नहीं देंगे, नेतन्याहू को देंगे एड के, तुम लेके जाओ। तो बात ये है कि इस मामले ने आगे बढ़ना, ये आखिरी मौका है, और देखते हैं कि ये जंगबंदी होती है, कत्लेआम रुकता है, या ये मामला मजीद खूनरेज़ी या बड़ी खूनरेज़ी की तरफ जाता है।